भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी उन खिलाड़ियों में गिने जाते हैं जो युवा क्रिकेटरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसी कारण साउथ अफ्रीका के युवा सितारे डेवॉल्ट ब्रेविस उनके मुरीद हो गए हैं। ब्रेविस ने धोनी की विनम्रता की प्रशंसा की और सीएसके में उनके साथ बिताए समय को खास बताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिवान जिले के पचरुखी प्रखंड में 558.35 करोड़ रुपए की 9 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने पचरुखी बाईपास योजना का निरीक्षण किया और विभिन्न विभागों के स्टॉलों का जायजा लिया। पपौर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और मॉडल आंगनबाड़ी का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य मंत्री उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले भाजपा ने सांसदों के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। कार्यशाला में 2047 तक विकसित भारत और सोशल मीडिया का असरदार इस्तेमाल जैसे विषयों पर चर्चा हुई। सांसदों को संसद सत्र की तैयारी और संसदीय नियमों का प्रशिक्षण दिया गया। दूसरे दिन उपराष्ट्रपति चुनाव पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। शिलाई के नाया पंजौड़ पंचायत के प्रधान लायक राम को 6,43,000 रुपए के गबन के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने यह आदेश जारी किया है। प्रधान को 6 वर्ष के लिए पंचायत पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए भी अयोग्य घोषित किया गया है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी साफ कर दिया है कि वो किसे अपना वोट देने वाले हैं। ओवैसी का कहना है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से उनकी बात हुई है, जिसके बाद उन्होंने तय कर लिया है कि उनकी पार्टी किसका समर्थन करेगी। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। दीपावली पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए इस बार का सफर मुश्किल भरा हो सकता है। ट्रेनों में आरक्षण की समस्या के कारण लोग हवाई यात्रा का रुख कर रहे हैं, जिससे विमान कंपनियों ने किराए में कई गुना वृद्धि कर दी है। कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह जैसे जिलों के यात्रियों के लिए हवाई यात्रा ही एकमात्र विकल्प बचा है, लेकिन बढ़े हुए किराए ने परेशानी बढ़ा दी है। परीक्षा समाप्त होने के बाद गोरखपुर के रेलवे और बस स्टेशनों पर छात्रों की भारी भीड़ उमड़ी। पूर्वोत्तर रेलवे ने लखनऊ और बनारस रूटों पर विशेष परीक्षा ट्रेनें चलाईं। परिवहन निगम ने भी लोकल रूटों पर बसों की संख्या बढ़ाई। गोरखपुर से आजमगढ़ और वाराणसी के लिए विशेष ट्रेनें चलाई गईं ताकि छात्रों को यात्रा में सुविधा हो। गया जिले में परिवारवाद की राजनीति चरम पर है। कई नेता अपने पुत्र पुत्रियों को आगामी चुनाव में स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी में पुत्र पुत्री प्रेम जगजाहिर है। वहीं अन्य नेता भी अपने पुत्रों को राजनीतिक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। कश्मीर में अचानक आई बाढ़ ने दक्षिण कश्मीर के कई जिलों में धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। अनंतनाग और पुलवामा जिलों में झेलम नदी के उफान से खेत जलमग्न हो गए। किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान होने का खतरा है और बागवानी क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। सरकार से राहत पैकेज की मांग की गई है। इस वर्ष के अंतर कर विंध्याचल में 1 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। जनवरी से जून के बीच विंध्याचल में 64 लाख से ज्यादा, वर्ष 2024 में 78 लाख श्रद्धालुओं ने मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए थे। हरियाणा में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जनप्रतिनिधि आगे आ रहे हैं। विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 महीने का वेतन दिया। मंत्री रणबीर गंगवा और कृष्णलाल पंवार ने भी अपना 1-1 महीने का वेतन दिया है। कृष्णलाल पंवार ने अन्य से भी सहयोग करने का अनुरोध किया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने वेनेजुएला की ड्रग तस्करी करने वाली नाव पर घातक हवाई हमले का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के सौदागरों को मारना सेना का सही काम है, भले ही आलोचक इसे युद्ध अपराध कहें। व्हाइट हाउस ने कहा कि हमला अमेरिकी हितों की रक्षा में किया गया और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार था। ट्रंप ने इसे ड्रग्स लाने वालों के लिए चेतावनी बताया। हिमाचल सरकार द्वारा हायर ग्रेड पे अधिसूचना वापस लेने से कर्मचारी नाराज हैं। कर्मचारी महासंघ मुख्यमंत्री से मिलकर इसे रद्द करने की मांग करेंगे, क्योंकि इससे हजारों कर्मचारियों को वित्तीय नुकसान होगा। महासंघ ने इस निर्णय को अन्यायपूर्ण बताया है, जिससे कर्मचारियों के मनोबल और आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा। दरभंगा के केवटी में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि डबल इंजन सरकार में विकास हो रहा है। उन्होंने सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं का जिक्र किया। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से एनडीए सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। साथ ही विपक्षी दलों की अभद्र भाषा की निंदा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुजानपुर क्षेत्र के आपदा प्रभावित गांवों का दौरा किया। उन्होंने चबूतरा गांव में भूस्खलन से प्रभावित परिवारों से बात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सरकार प्रत्येक परिवार को मकान निर्माण के लिए 7 लाख रुपए और सामान के लिए 70,000 रुपए देगी। बलरामपुर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से लोगों को लाभ मिल रहा है। उपभोक्ता अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बना रहे हैं, जिससे उन्हें बिजली बिल में छूट मिल रही है। अब तक 350 से अधिक परिवारों को इसका फायदा हुआ है। इस योजना के तहत 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है और सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी भी मिलती है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। मतदाता सूची में कई फर्जी और दोहरे नाम शामिल हो सकते हैं। निर्वाचक नामावली वृहद पुनरीक्षण 2025 के तहत बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन का कार्य कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन कार्यालय ने तहसील के तहत 25,000 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची सौंपी है। दिल्ली की भाजपा सरकार ने पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 52 ट्रकों को रवाना किया और जल्द सामान्य होने की कामना की। इससे पहले दिल्ली सरकार ने पंजाब मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपए की सहयोग राशि देने का भी निर्णय लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अमेरिका द्वारा भारत लगाए गए टैरिफ को लेकर कहा कि इससे सही से निपटने के लिए भारत सरकार व सत्ताधारी पार्टी भाजपा को देश हित का ध्यान रखते हुए अपनी नीतियों व कार्यक्रमों में ठोस सुधारवादी रवैया अपनाना होगा। डीघल गांव की छात्रा मुस्कान ने रोबोटिक्स तकनीक से ड्रोन बनाकर अपने गांव का नाम रोशन किया। नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में बीटेक की छात्रा मुस्कान का गांव में भव्य स्वागत हुआ। मुस्कान वैज्ञानिक बनकर देश की सेवा करना चाहती है और कृषि रक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए रोबोटिक्स प्रोजेक्ट बनाना चाहती है। ग्रामीणों ने उनकी इस उपलब्धि को प्रेरणादायक बताया। चंडीगढ़ जीबीटी टीचर भर्ती 2025 के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी गई है। साझा की गई डिटेल के मुताबिक इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 5 अक्टूबर को करवाया जाएगा, जिसके लिए आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड 30 सितंबर को जारी किए जाएंगे। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कई नेता दौड़ में हैं। पार्टी जातिगत समीकरणों को साधने के लिए जिलाध्यक्षों की राय लेगी। राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों को महत्व देने की बात कही है। जिला कार्यकारिणी के गठन के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि जल्द ही नाम की घोषणा होगी और राहुल गांधी इस प्रक्रिया पर नजर रख रहे हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटने से जनजीवन सामान्य होने लगा है। कश्मीरी गेट के पास मोनेस्ट्री मार्केट खुल गया है और लोग अपने घरों की सफाई में जुट गए हैं। हालांकि निचले इलाकों में अभी भी जलभराव की समस्या है और राहत शिविरों में रह रहे लोगों को घर लौटने में समय लगेगा। यमुना का जलस्तर जल्द ही खतरे के निशान से नीचे आने की उम्मीद है। रोहतक में एमडीयू और एम्स के शोध ने एंटीबायोटिक दवाओं के अंधाधुंध इस्तेमाल के खतरों को उजागर किया है। शोध में पाया गया कि एंटीबायोटिक दवाओं का असर बैक्टीरिया पर कम हो रहा है, जिससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने का कारण जीवन शैली और खानपान में बदलाव है, इसलिए दवाओं का इस्तेमाल सावधानी से करें। छत्तीसगढ़ में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और राहत सामग्री से भरी एक ट्रेन भेजकर मदद का हाथ बढ़ाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि पड़ोसी राज्य की मदद करना हमारा कर्तव्य है और मध्य प्रदेश सरकार हर संकट में छत्तीसगढ़ के साथ खड़ी है। उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर रस्साकशी तेज हो गई है। महागठबंधन में रालोजपा और जामुमो के शामिल होने से अब कुल 8 दल हो गए हैं, जिससे सीटों का बंटवारा और भी मुश्किल हो गया है। वहीं एनडीए में भी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की मांगों के कारण स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट्स पर अब प्रदूषण के 6 मानकों की निगरानी होगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 3 महीने में रियल टाइम मॉनिटरिंग का फ्रेमवर्क तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इससे प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी का तुरंत पता चल सकेगा और उसे रोकने के उपाय किए जा सकेंगे। हरियाणा में भारी बारिश के कारण फसल को हुए नुकसान के बाद 1,69,738 किसानों ने मुआवजे के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन किया है, जिसमें 9,96,001 एकड़ भूमि पंजीकृत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। सरकार ने नुकसान का आकलन करने और प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। वह बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और धर्मशाला में एक उच्च स्तरीय बैठक में स्थिति की समीक्षा करेंगे। केंद्र सरकार की टीमें नुकसान का आकलन कर रही हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर राहत कार्य में धीमी गति का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने बाढ़ और भूस्खलन पीड़ितों के पुनर्वास के लिए 5-5 मरले के प्लॉट देने की घोषणा की है। अखनूर के परगवाल में दौरा कर उन्होंने भूवैज्ञानिक ऑडिट की आवश्यकता बताई। प्रभावितों को उचित स्थान पर प्लॉट दिए जाएंगे, जिसके लिए भूविज्ञान विभाग जांच करेगा। मंत्री सतीश शर्मा ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राहत पहुंचाने की अपील की। अदानी समूह 2031 से 32 तक बिजली क्षेत्र में $60 अरब का निवेश करेगा, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन शामिल है।
अदानी पावर 2029 से 30 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 50 गीगावाट तक बढ़ाने के लिए $21 अरब का निवेश करेगा। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्षमता बढ़ाने के लिए $17 अरब का निवेश होगा। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। राजद को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। तेजस्वी यादव जो पहले अगड़ा पिछड़ा की बात करते थे, अब समावेशी राजनीति की ओर लौट रहे हैं। कांग्रेस की सक्रियता से राजद चिंतित है क्योंकि राहुल की यात्रा से कांग्रेसियों में उत्साह जगा है। टीटी अनिवार्यता मामले में शिक्षक संघ ने सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी कर ली है। संघ नियम कानूनों में संशोधन की मांग करेगा ताकि पुरानी सेवा शर्तों के अनुसार शिक्षकों की नौकरी जारी रहे और प्रोन्नति मिले। नियुक्ति के समय टीटी अनिवार्य नहीं था तो अब नहीं होना चाहिए। संघ कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार रुपये पर नजर रख रही है क्योंकि डॉलर के मुकाबले कई अन्य मुद्राएं भी कमजोर हुई हैं। रुपये में गिरावट का मुख्य कारण डॉलर की मजबूती है, अन्य मुद्राओं के मुकाबले नहीं। शुक्रवार को रुपया 88.09 के स्तर पर बंद हुआ, जो इंट्राडे में 88.38 के निचले स्तर तक पहुंचा था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भूस्खलन में मारे गए 3 कश्मीरी मजदूरों के शव पूरे सम्मान के साथ श्रीनगर लाए गए। जम्मू और कश्मीर छात्र संघ के हस्तक्षेप के बाद शवों को हवाई मार्ग से लाया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने परिवहन का खर्च वहन किया, जबकि जम्मू कश्मीर सरकार ने एम्बुलेंस प्रदान की। छात्र संघ ने दोनों सरकारों के प्रति आभार व्यक्त किया। शिमला मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में भारी बारिश से 4079 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कई सड़कें और राजमार्ग बंद हैं, बिजली आपूर्ति बाधित है और पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। आपदाओं में 366 लोगों की मौत हो चुकी है और 41 लापता हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के ऐतिहासिक घंटाघर के नवीनीकृत स्वरूप का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए हिलांस आउटलेट्स का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान की जानकारी दी और शहर के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। कार्यक्रम में पार्षदों को आमंत्रित न करने पर विवाद हुआ और शहर में जाम की स्थिति भी बनी रही। दिल्ली के कपड़ा व्यापारी जीएसटी दरों में वृद्धि से परेशान हैं। चांदनी चौक के व्यापारियों का मानना है कि 2500 रुपए से ऊपर के कपड़ों पर जीएसटी दर बढ़ने से बिक्री प्रभावित होगी और मध्यम वर्गीय परिवारों पर बोझ बढ़ेगा। डीएचएमए ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कपड़ों पर जीएसटी दर 5% करने का आग्रह किया है। वाराणसी में चंद्रग्रहण के कारण दशाश्वमेध घाट पर गंगोत्री सेवा समिति द्वारा दोपहर में ही गंगा आरती का आयोजन किया गया। ग्रहण के चलते मंदिरों में सन्नाटा छाया रहा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के कपाट शाम 7:30 बंद हो जाएंगे, वहीं अन्नपूर्णा मंदिर भी करीब 7:30 बजे बंद होगा। उत्तर भारत में मानसूनी बारिश के बाद बाढ़ से कई राज्य प्रभावित हैं। पंजाब में हालात गंभीर हैं, जहां 46 लोगों की जान चली गई और फसलें बर्बाद हो गईं। प्रधानमंत्री मोदी 9 सितंबर को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बाढ़ से बचाव कार्य जारी है। विश्व हिंदू परिषद ने श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह के अपमान की कड़ी निंदा की है। विहिप ने इसे अस्वीकार्य अपराध बताते हुए कश्मीर के कट्टरपंथी तत्वों पर देश की एकता को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। विहिप ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे राजनीतिक दलों पर क्षेत्र में अशांति फैलाने का आरोप भी लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश को अनेक महानुभाव देने वाले प्रदेश को हमने बीमारू राज्य से उबारा। हमने नौजवानों का साफ सुथरा मंच दिया, जिससे उत्तर प्रदेश की अलग पहचान बनी है। प्रदेश वर्ष 2017 से पहले देश के विकास के योगदान देने के मामले में निचली पायदान पर था और अब सभी अग्रणी राज्यों को पीछे छोड़कर लगातार आगे बढ़ रहा है। बस्ती जिले में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को अगस्त में बिलिंग मैसेज नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। सदर खंड में सबसे ज्यादा स्मार्ट मीटर लगे हैं, जिससे 10,000 से अधिक उपभोक्ता प्रभावित हैं। विभाग को राजस्व प्राप्ति में कमी का डर है। उपखंड अमहट में उपभोक्ता बिलिंग समस्या को लेकर परेशान है। तकनीकी दिक्कत के कारण मैसेज नहीं पहुंचे, पर सितंबर में मैसेज आने शुरू हो गए हैं। जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में फूट से बचने के लिए अपने पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। सार्वजनिक प्रसारक एनएचके के अनुसार यह फैसला जुलाई में हुए चुनावों में एलडीपी नीत गठबंधन द्वारा ऊपरी सदन में बहुमत खोने के बाद लिया गया। इशिबा का यह कदम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के हजरत बल दरगाह पर लगे अशोक चिन्ह को तोड़ने के मामले में पुलिस ने 26 लोगों को हिरासत में लिया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस घटना की आलोचना करते हुए कहा कि हजरत बल दरगाह शांति का प्रतीक है और यहां राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान निंदनीय है। उन्होंने यह बात जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर दरक्षण अंद्राबी के ट्वीट के जवाब में कही। जम्मू कश्मीर भाजपा ने श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक के अपमान की कड़ी निंदा की है।
पार्टी ने इसे शांति भंग करने का प्रयास बताया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। भाजपा का कहना है कि यह घटना कश्मीर में चरमपंथी भावनाओं को भड़काने की साजिश है। सुनील सेठी ने इसे राजनीतिक चाल करार दिया और राष्ट्रीय प्रतीकों का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। गाजियाबाद में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है, जहां 24 घंटे में 5-5 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में लार्वा ढूंढने और बुखार की जांच के लिए अभियान चलाया है। सीएमओ ने लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। अस्पतालों में डेंगू और मलेरिया के इलाज के लिए बेड आरक्षित किए गए हैं और जांच मुफ्त की जा रही है। पूर्वी चंपारण जिले में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 1014 छात्रों का निजी स्कूलों में नामांकन हुआ है। 2 चरणों में 1116 अभिभावकों ने आवेदन किया था, जिनमें से 1109 बच्चे योग्य पाए गए। चकिया और हरसिद्धि में सर्वाधिक नामांकन हुए। सरकार इन नामांकित बच्चों की फीस भरेगी, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे वरुणा नदी में पलट प्रवाह शुरू हो गया है। तटवर्ती क्षेत्रों के लोग पलायन कर रहे हैं। जलस्तर में वृद्धि के कारण नौका संचालन पर प्रतिबंध लग सकता है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार जलस्तर 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ रहा है। गोरखपुर एम्स समेत 6 संस्थानों ने मनोभ्रंश पर एक शोध शुरू किया है, जिसमें 1800 नागरिक भाग ले रहे हैं। इस शोध का उद्देश्य मनोभ्रंश की शुरुआत को रोकना या देरी करना है। नागरिकों को 3 श्रेणियों में बांटकर अध्ययन किया जाएगा, जिसके निष्कर्षों के आधार पर देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। गाजियाबाद के पांडव नगर में आवारा कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं। निवासियों का कहना है कि कॉलोनी में 40 से 45 कुत्ते घूमते रहते हैं, जिससे बच्चों और बुजुर्गों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। शिकायत के बावजूद नगर निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की है। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं और निगम से तत्काल समाधान की मांग कर रहे हैं। मंडी जिले में भारी वर्षा और आपदा के चलते बागवानी क्षेत्र को 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सराज ब्लॉक सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। सेब, नाशपाती, अनार और अमरूद जैसी फसलों को भारी क्षति पहुंची है। लगभग 3211 किसान प्रभावित हुए हैं और 84,772 फलदार पौधे नष्ट हो गए हैं। विभाग नुकसान का आकलन कर रहा है और सेब को मंडियों तक पहुंचाने का प्रयास जारी है। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनावों के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बातचीत ठीक चल रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है और उनकी पार्टी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तेजस्वी यादव को सुपर पप्पू बनाने का आरोप लगाया। बिहार चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने की संभावना है। जिले में परिवहन सुविधा को बेहतर बनाने के लिए 5 नई बसें शुरू की गई हैं। 4 बसें महाराजगंज फरेंदा मार्ग पर चलेंगी, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। निचलौल चिउठा होते हुए गोरखपुर के लिए भी एक नई बस सेवा शुरू की गई है। एआरएम सर्वजीत वर्मा ने बताया कि शासन परिवहन निगम की सेवाओं को लगातार बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। गाजीपुर में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु से ऊपर चला गया है, जिससे तटवर्ती इलाकों में दहशत फैल गई है। पहले बाढ़ झेल चुके ग्रामीण चिंतित हैं, क्योंकि जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन अलर्ट पर है और राहत कार्य के लिए तैयार है। ग्रामीणों ने प्रशासन से उचित इंतजाम करने की मांग की है, क्योंकि उन्हें खेतों और घरों के डूबने का डर सता रहा है। गोरखपुर के खोराबार में टोमेटो फीवर के 9 मामले सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में चिंता है। प्रभावित बच्चों में बुखार और शरीर पर लाल चकत्ते जैसे लक्षण देखे गए हैं। डॉक्टरों ने चिकन पॉक्स की आशंका जताई है और नमूनों को जांच के लिए भेजा है। फिलहाल बच्चों को आराम करने और तरल पदार्थ लेने की सलाह दी गई है। साउथ अफ्रीका की टीम इस साल अक्टूबर-नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। इस दौरे पर साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के साथ साथ वनडे और T20 सीरीज भी खेलेगी। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान दोनों टेस्ट चैंपियनशिप के अभियान की शुरुआत भी इसी दौरे से करेंगी। 3 साल बाद साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलेगी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सशस्त्र बलों के एकीकरण की खुलकर वकालत की है और कहा है कि युद्ध के दौरान अगर हमें सभी एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय करना है तो आज नहीं तो कल ये काम करना ही होगा। जनरल द्विवेदी ने यह भी बताया कि थिएटराइजेशन क्यों जरूरी है। सेना प्रमुख के बयान के बाद हर तरह के संशय पर विराम लग सकेगा। भाजपा सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला रविवार को संसद परिसर में शुरू होगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीएसटी सुधारों के लिए सम्मानित किए जाने की संभावना है। कार्यशाला की योजना कई दिन पहले बनाई गई थी। पीएम मोदी भी इसमें भाग ले सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि नए जीएसटी स्लैब के लिए सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री का सम्मान किए जाने की संभावना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जीएसटी में सुधारों का सबसे ज्यादा लाभ किसानों को होगा। नए स्लैब से विशेषकर छोटे और मझोले किसान लाभान्वित होंगे। शनिवार को भोपाल में पत्रकारों से बातचीत करते शिवराज सिंह ने स्पष्ट किया कि भारतीय किसानों की कीमत पर कृषि उपज आयात के संबंध में अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त और एक महान प्रधानमंत्री बताया, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने ट्रंप को धन्यवाद दिया और भारत अमेरिका को वैश्विक साझेदार बताया। पीएम मोदी ने ट्रंप की भावनाओं की सराहना की और कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार विजेताओं को एक विशेष उपहार दिया है। अब इन शिक्षकों को राज्य परिवहन की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। राज्य और राष्ट्रीय स्तर के लगभग 957 पुरस्कार विजेता शिक्षकों को इससे लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से संवाद करते हुए यह ऐलान किया और उनके योगदान की सराहना की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने बीजिंग में अमरता की प्राप्ति के लिए जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग पर चर्चा की। पुतिन ने अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से हमेशा जवान रहने का सुझाव दिया, जिस पर विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अंग एक दुर्लभ चिकित्सा संसाधन है और बार बार प्रत्यारोपण मुश्किल हो सकता है। दीर्घायु के अन्य तरीकों पर भी चर्चा की गई है। मेरठ में एक रबर कारोबारी साइबर ठगी का शिकार हो गया। ठगों ने सिविल डिफेंस अधिकारी बन 12,70,000 का सामान मंगवाया और भुगतान नहीं किया। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इंचौली, मवाना खुर्द और लोहिया नगर के निवासियों के खातों से भी अनाधिकृत रूप से पैसे निकाले गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों के लिए 25 ट्रक राहत सामग्री भेजी। उन्होंने अंबाला, कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार पड़ोसी धर्म निभाते हुए प्रभावित राज्यों की मदद कर रही है। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा मिलेगा। गाजियाबाद में रविवार को दोपहर में हुई तेज बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा अधिकतम 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली।